नमस्ते सभी दर्शकों। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं शैली महेश्वरी गुप्ता आज बहुत मेरे भाग्य है कि मैं सुधांशु महाराज जी के साथ बैठी हुई हूँ और यहाँ हम प्रयागराज में हैं। इतनी पावन भूमि में एक संत के साथ एक पॉडकास्ट करना, उनका इंटरव्यू लेना मेरे भाग्य की बात है। तो आज बहुत मुझे खुशी हो रही है और उतनी खुशी आपको भी हो रही है क्योंकि ये सीधे टेलीकास्ट प्रयागराज से है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी महाराज जी से, जो आमतौर आजकल मुझे से भी बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं मेडिटेशन टेक्निक्स को लेके। तो सबसे पहले महाराज जी की हम लोग करते हैं आजकल मेडिटेशन का, आपको पता है दौर चल गया। जैसे पहले जिम का दौर चला था, योगा का दौर बहुत चला, अब मेडिटेशन का दौर बहुत चल गया। सबको अच्छा, बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा आप मेडिटेशन करते हो, आप मेडिटेशन करते हो। तो ऐसा लगता है कि एक जिज्ञासा है मेडिटेशन की, उनको भी वहीं पहुंचना है पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ आप लोग जिस तरह से इतने शांत, आप लोग का मन नहीं भटकता, कुछ तो ऐसी टेक्निक्स होंगी जो आम गृहस्थ के लोग या जो वर्क कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि जो अपने आप को एक अपने मन को स्टेबल बनाए। हाउ टू कनेक्ट विद दैट यूनिवर्सल एनर्जीज एंड मेक अस सो स्टेबल कि कोई भी चैलेंजेस हमारे लाइफ में अगर आए तो हम इससे बड़े कामली और बड़े हंसते हुए उन चैलेंजेस को हम ना निकाल पाए। वो चीज़ नहीं हो पाती, आदमी ब्लेम गेम खेलने लगता है, गुस्सा होने लगता है। तो ऐसा आप कुछ ऐसा बताइए टेक्निक्स, वो हमें भी चाहिए कि ऐसी टेक्निक हो कि जहाँ हमारे कोई भी प्रॉब्लम्स हमें इरिटेटेड ना हो। कई लोग तो क्रोध में आ जाते हैं, इतना गुस्सा, ब्लेम गेम। और कुछ लोग जैसे हम टाइप के लोग हैं तब भी मेडिटेशंस करते हैं या थोड़ा समझते हैं जिंदगी को, फिर भी इरिटेशन हो जाता है, गुस्सा सा आने लगता है, इरिटेशन हो जाता है। तो कैसे अपने मन इतना चंचल है स्टेबल करें? सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम प्रयागराज से शैली के साथ बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के आप सबके साथ चर्चा कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर प्रश्न इन्होंने किया है ध्यान के संबंध में भी, और आज का जो तनाव है, जो इरिटेशन है, वो सबसे कैसे बाहर निकलें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ध्यान है क्या। देखिए, हमारे देश में एक शब्द निरंतर प्रचलित है। माँ बाप भी, भाई बहन भी, सब एक दूसरे से बोलते हैं कि ध्यान से देखना, ध्यान से करना, ध्यान से खाना, ध्यान से गाड़ी चलाना, ध्यान से ही आप अपने काम को पूरा करिए, ध्यान से पढ़िए। हर जगह ध्यान ध्यान शब्द का प्रयोग किया जाता है। उसका मतलब होता है कि एकाग्रता से, पूरी सजगता से, पूरी सतर्कता से, पूरी एनर्जी एक तरफ लगाकर, क्योंकि जहाँ आपकी एनर्जी लगती है, जहाँ आपका मन लगता है, वहीं आप ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि आपका फोकस अगर अच्छा है तो आप अच्छे रिजल्ट लेंगे। प्रश्न ये आता है कि ध्यान भी भटकता है और मन कैसे टिके, और मेडिटेशन है क्या। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये ध्यान है क्या। देखिए, निर्विचार हो जाना, थॉटलेस हो जाना, नो माइंड वाली एक स्टेट में पहुंच जाना या अल्फा लेवल में आ जाना, ये ध्यान है। या हम दूसरे ढंग से कहें, जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हैं, जब आप अपने निज रूप में आ जाते हैं, जहाँ से आपके भीतर की शांति जागृत होने लग जाती है, जहाँ से आपका प्रेम भीतर से खिल उठता है, जहाँ से आप को खुद को लगता है एक नई ताजगी, वहाँ समझ आता है कि आप ध्यान से जुड़ गए हैं। और ये तब संभव होता है कि जब एकांत में शांत होकर आप बैठें, अपने मन को शांत करने की चेष्टा करें, अपने आंखें बंद करके माथे को ढीला छोड़ते जाएं, लंबे गहरे सांस लेते जाएं, चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं, भीतर शांति को उतरने दें। महसूस करें कि पूरे संसार का तनाव मेरे से बाहर जा रहा है और मैं परमात्मा की असीम शांति को अपने भीतर धारण कर रहा हूँ। मैं विश्व शक्ति से जुड़ रहा हूँ, यूनिवर्सल पावर ऊपर से जो आ रही है। क्योंकि हमारे यहाँ ये बोला जाता है कि द्योलोक में शांति है, द्यो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति। कि द्योलोक में जहाँ सूरज है, वहाँ से वो किरणें जो आ रही हैं, वो पूरी पृथ्वी को शांति देते हुए इस दुनिया को खिलने के लिए, जागृत होने के लिए,
संचालित होने के लिए शक्ति दे रही हैं। अंतरिक्ष से आते हुए सितारों की सारी किरणें इस धरती को शांति दे रही हैं। जलों से शांति मिल रही है, अन्न से शांति मिल रही है, देवताओं से शांति मिल रही। तो हम ये महसूस करते हैं कि ऊपर से आती हुई शांति आपको शक्ति दे रही है। और ये याद रखना चाहिए कि जिस आदमी के मन में शांति है उसकी सेहत अच्छी होगी, नींद अच्छी आएगी, मुस्कुराएगा भी। पर महाराज जी, इतना आपको पता है ना, कलयुग का टाइम है या इतना कॉम्पिटिटिव टाइम है, ठीक है। आपने बोला कि हाँ, ये चीज़ तो जैसे अगर मैं भी करती हूँ तो जब मैं बड़ा रिलैक्स्ड होती हूँ, मेरे मन में कोई भाव वैसे टेंशन कुछ नहीं होता है, वैसे भी इतना स्ट्रेस रखती नहीं हूँ, पर फिर भी एक सिंपल सी है, अगर जरा सा भी स्ट्रेस आ जाता है या जरा सा कुछ सोच आ जाती है, और जब ये मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान के लिए हम बैठते हैं, लगता ही नहीं है ध्यान, क्योंकि हम चाह करके भी कि बहुत शांति हो जाए। ये तो सांसों में भी हम करते हैं, तो बहुत लोग ये होता है कि चलो मेरा, फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं फिर सोचती हूँ भूलो सब कुछ, और मेन यूनिवर्सल एनर्जी जो होगा एक्सेप्टेंस है, और जो होना होगा वही होगा। तो ज़्यादा उसमें एफर्ट्स ना करते हुए अपने आप को शांत कर लो, ठीक है। चलो, पर मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं। मोस्टली मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो जब टेंशन स्ट्रेस आ जाता है, अब किसी के भी हस्बैंड भी हो गए, कुछ हो गए, बिजनेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि वो अगर मेडिटेशन इस वक्त ऐसे करते हैं और फिर ऐसे लोगों से बातें करते हैं, तो वो कहते हैं कि मेडिटेशन ना शांत कर देता है, तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाते। और मेडिटेशन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हमारी कंप्लीट नहीं होती स्ट्रेस, जो जिससे हमें स्ट्रेस होता है, हमें और स्ट्रेस हो जाता है। तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली जो ध्यान है, या तो हमें लाइफ की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम वही ध्यान में रहें। तो मुझे लगता है या तो कहीं कमी है, लोग लाइफ को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, इसलिए वो ध्यान को नहीं उतार पा रहे हैं। तो एक सिंपल जैसे लोग हैं, उनकी कोई ऐसी क्रिया नहीं हो सकती है जिसमें एक डायनेमिक मेडिटेशन हम कुछ ऐसा टाइप का करें कि जैसे आपने तो एक रिलैक्सिंग मेडिटेशन बताई है कि एक उलझे हुआ दिमाग, जब हम प्राणायाम करते हैं फिर भी हम थोड़ा मेडिटेशन में चले जाते हैं, तो एक उलझा हुआ जो दिमाग होता है वो मेडिटेशन नहीं कर पाता, और उस मेडिटेशन में भी उसको ना बहुत विचार आते हैं कि मेरा काम कैसे होगा, क्या होगा, और टेंशन आता है, या और डिप्रेशन भी हो जाता है। कई लोगों को तो, हम जो बहुत डिप्रेसिव या एंग्जाइटी वाले लोग होते हैं, उनको तो कई बार बहुत डिप्रेशन हो जाता है मेडिटेशन करके। तो उनका मतलब कैसे, कुछ ऐसी भी चीज़ होनी चाहिए कि जो एक क्विक रेमेडी, कि वो मतलब एक मेडिटेटिव टेक्निक ऐसी कुछ बताइए आप कि जो एक उलझे हुए दिमाग को, और अगर वो जो मेडिटेशन में जाए वो उसका एक शांत तो करे दिमाग। पहला कार्य करना है कि आपको एक तो जीवन शैली ठीक करनी है, लाइफ स्टाइल, सोना जागना ठीक करना है। और इसका नियम यह है कि जब आप सवेरे जागते हैं तो पूरी पृथ्वी में उस समय नई ताजगी आती है, तो आपको तरोताज़ा होना, नया दिन है, आपको नया होना है, फूल खिल रहे हैं, तुम्हें भी खिलना है, पूरा संसार जागृत हुआ, दुनिया के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, तो आप शांत 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 कहते कहते स्वयं को शांत करें। फिर आपको कहना है खुद को कि आज का एक अच्छा दिन आपको मिला है, कैसे बिताओगे, रोकर, दुखी होकर, गुस्सा करके, कैसे, निर्णय लो। जैसे आप ये कहेंगे उसी के बाद आपने कहना मैंने निर्णय ले लिया, मैं आज जी भर के जीऊँगा, जिंदगी न कल में है न आने वाले कल में है, जिंदगी इस पल में है जो अभी चल रहा है, एक एक पल का आनंद लेते हुए मैंने जिंदगी को जीना है। और इस दुनिया में सब कीमती होंगे, लेकिन मेरे से कीमती दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं कीमती तब होता हूँ जब मैं मुस्कराता हूँ, मैं कीमती तब होता हूँ जब मेरे माथे पर शांति होती है, मैं कीमती तब होता हूँ जब मैं प्रेम से भरा रहता हूँ। इसलिए मुझे जागना है, मुझे खिलना है, मुझे सूरज अपने भीतर उगाना है, ये आपने तो जागृत होना है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात है, मुझे सारा क्रक्स में ही पता चला कि वी हैव टू अफर्म, अफर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप। जो हम अफर्मेशंस करते हैं कि आपने बोला ना, मैं ही कीमती हूँ और मुझे अपने इस दिन को बहुत बेहतरीन बनाना है, खुश रखना है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे बता रहे हैं महाराज जी कि अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उठते ही सबसे पहले अपने आप से कोई प्रॉमिस करिए, अफर्म करिए कि हैप्पी रहें आप। और मुझे एक सिंपल सी बात है, जस्ट चिल मुझे लगता है जस्ट चिल शुड बी द वर्ड, कि यस बहुत सारी चीज़ें आती हैं बट इट शुड बी जस्ट चिल।
चलिए, ये तो मेडिटेशन की बात हुई। अब एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आजकल आप रिलेशनशिप्स देख रहे हैं। जो ये जनरेशन, पहले की रिलेशनशिप में ये था कि विमेन इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी तो वो ड्रैग कर लेती थी, उनको लगता वो कहीं नहीं जा पाएंगी। अब की जो रिलेशनशिप्स हो रही है, विमेन आर वेरी एडुकेटेड, दे वांट टू मच इक्वालिटी, और जिसके कारण क्या होता है, वो इतना पेशेंस भी नहीं है आजकल के बच्चों में। और आजकल की जनरेशन जो कहते हैं जेन जेड जनरेशन में इतना पेशेंस नहीं है, वो शादी भी नहीं करना चाहते, लिव इन करते हैं, इतने ब्रेकअप्स होते हैं। और पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं वो। जैसे अगर आज माँ बाप होते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हें कोई लड़की पसंद भी आती है, 2 महीने हो गए या चलो 5-6 महीने हो गए, चलो शादी कर लो, अगर शादी की एज है, गेट मैरिड। दे स्टिल डोंट वांट टू गेट मैरिड, क्योंकि वो कहते हैं नहीं नहीं अभी तो बहुत कम है टाइम, अभी तो 6 महीने ही जाना है हमने, हम तो 2-2 3-3 4-4 साल हमें जानना पड़ेगा, तब हमें देखना पड़ेगा, और फिर भी ब्रेकअप हो जाता है। सो जिस तरह से इवन कोरोना टाइम्स में भी देखा कि मियाँ बीवी साथ ही नहीं रह सकते थे, इतना डिवोर्स रेट्स आए हो गए थे। तो मतलब रिलेशनशिप मुझे लगता है कि बहुत ही एक सुपरफिशियल लेवल पे रहने लगी है आजकल, बहुत ही गिव एंड टेक सुपरफिशियल रिलेशनशिप, जिसके कारण अगर आज वापस कोई ऐसा पैंडेमिक आ गया, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स सब बोलते हैं कि कुछ ना कुछ ये 5 साल तो बिल्कुल ऐसे हैं काया पलट वाले, कि इसमें बहुत लोग भी मरेंगे, बहुत पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वॉर्स हैं, ये हैं। तो अगर बाई चांस कुछ ऐसी चीज वापस टाइप की आ गई, कोरोना जैसी पैंडेमिक या कुछ, फिर से साथ में रहना पड़ा एक फैमिली को, स्पेशली हस्बैंड वाइफ को या कुछ, फिर वही हो जाएगा प्रॉब्लम्स, फिर ब्लेम गेम। क्योंकि अभी तो क्या वर्क में बिजी हैं तो ब्लेम गेम इतना नहीं होता, फिर भी होता है, पर बहुत झगड़े होते हैं। तो जो डिवोर्स रेट्स हो रहे हैं उसके बारे में आप कुछ ऐसे बताइए कि रिलेशनशिप्स के बारे के आगे फ्यूचर, प्लस मैरिज एज अ सेक्रेड इंस्टीट्यूशन रहेगा कि नहीं। और और एक चीज और है कि क्या एक जेन जेड जनरेशन को पेशेंस के लिए उस रिलेशनशिप को निभाने के लिए करना चाहिए, और हमें क्या चीज करनी चाहिए जिससे हमारी बॉन्डिंग और फैमिली बॉन्डिंग बढ़े। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये प्रेम है क्या। प्रेम है जो सेक्रीफाइस करते हुए आप एक दूसरे को अपनाते हैं, जहाँ शर्तें नहीं होती। जब आप कोई शर्त लगाकर किसी भी प्रेम को, तुम ये करोगे तो मेरा प्रेम रहेगा, नहीं तो मेरा प्रेम नहीं रहेगा, वो एक देह का आकर्षण तो हो सकता है जब आप थोड़े दिन किसी के साथ रहते हैं, उसके बाद में वो देह का आकर्षण समाप्त हो जाता है। तब जब उनके नेचर, उनका स्वभाव, आपस में उनकी आदतें लड़ती हैं, और रिश्ते तब निभते हैं जब एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए, जब एक दूसरे को समझा जाए, जब ईगो प्रॉब्लम को हटाया जाए, जब ये समझा जाए कि कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं होता, हर आदमी में कोई ना कोई कमी है। आपको शरीर से ज़्यादा एक ही बात पर ध्यान देना है कि ब्यूटी पार्लर वाला आपको बाहर से सजा देगा, भीतर से आपको अपनी आदतें अगर ठीक नहीं की तो आपकी ज़िंदगी नहीं चल सकती। आप थोड़े दिन, जब तक आप जवान हैं, आप भटक सकते हो, सारी ज़िंदगी फिर वो नरक आपके सामने आएगा कि जब सारी दुनिया छोड़ देगी, कोने में बैठ कर के आप रोगे। इससे अच्छा यही है कि आप उस पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में न जा कर के अपनी भारतीय संस्कृति में आए, क्योंकि दुनिया उधर ही पलट रही है। प्रेम यहाँ है, यहाँ जिया जाना, कैसे जिया जाना चाहिए। हमारे यहाँ त्योहार हैं इतने सारे, उनमें एक त्योहार भाई बहन का भी है, गुरु का भी है, पति पत्नी का भी एक त्योहार है। और ये देश है जहाँ पर कोई सुहागन ये मांग करती है कि जो मुझे अपने घर में सुहाग के जोड़े में लेकर के आया है, जब मैं दुनिया से जाऊं तो वही मुझे विदा करके आए। आप सोचिए, उनके मन में ये आता है कि जब तक मेरा पति बैठा हुआ है मैं घर में महारानी हूँ, जिस दिन वो नहीं रहा उस दिन मैं, मेरे बच्चे कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन मैं राज करती थी अपने पति के कारण। वो मुझे लेकर आए, वही मुझे छोड़ के जाएंगे, वही आखिर में विदा करेंगे, मैं उनके हाथों से दुनिया से जाना चाहती हूँ। ये भावना सिर्फ भारत की है। मुझे ध्यान आता है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका में थे तो उन्होंने देखा कि रिश्ते यहाँ है ही नहीं,
तो एक महिला को देखा कि जो कब्र के ऊपर जो है पंखा कर रही थी, हवा कर रही थी। तो पता लगा कि उनकी पत्नी है ये जो रो रही है, और वो पति चला गया है। तो 2 दिन हो गए उसको गए हुए। तो वो पूछते हैं कि देवी, एक तुम ही ऐसी हो जो अपने पति को अभी भी ठंडी हवा दे रही हो? वो बोले, नहीं नहीं, उसने मुझे कहा था कि जब तक मेरे कब्र की मिट्टी ना सूख जाए तब तक दूसरी शादी नहीं करना, मैं उसको जल्दी जल्दी सुखा रही हूँ। ये तो उसके बाद उन्होंने माथा पीट लिया अपना कि मैं तो सोच रहा था कि किसी एक देवी के दर्शन हो गए, यहाँ तो कौन क्या दिखाई दे रहा है। तो वो जो हवा वहाँ की चलती इस देश में आ गई है। रिश्ते रिश्ते नहीं रह गए, माँ बाप छिन गए हैं, माता पिता से बच्चे छिन गए, बच्चों से माँ बाप छिन गए, पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह गया। और मुझे लगता है कोई रोमांस भी नहीं रह गया है इस जनरेशन को। आप देखिए ना, मीनिंग मतलब कहना नहीं चाहिए, दे हैव फिजिकल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज। और पहले तो इतना अच्छी संस्कृति थी कि शादी के बाद ही सब कुछ करना है। अब तो हनीमून भी मना लेते हैं, फिर उसके बाद शादी करना है कि नहीं करना है ये भी नहीं पता। तो देखिए कितनी वेस्टर्न कल्चर है। दैट कैन टेक इंडिया सो मच डाउन, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज एथिक्स, मॉरल वैल्यूज ये सब खत्म हो रहे हैं, तभी तो प्रॉब्लम्स हैं मुझे लग रहा है। देखिए, जैसे जैसे ये इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर बैठे हुए लोग जो है अपनी कल्चर हमारे देश में फेंक रहे हैं, और जैसे यहाँ सीरियल बन रहे हैं उसके कारण जो है टीवी सीरियल को देखने के बाद में, और लिखने वाले लोग जो राइटर लिख रहे हैं वो कुछ ऐसा लिख रहे हैं जो हमारे देश का नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट को नहीं इस पे स्टेप लेना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से पिक्चर्स, मूवीज बनती हैं, हर चीज तो उसमें दिखाई जा रही है, इतनी ओपनली दिखाई जा रही है जो पहले ऐसे नहीं दिखाई जाती थी। और सीरियल्स भी जैसे आपने बोला महाराज जी, तो या मतलब फिर व्हाई टू ब्लेम पीपल? देन आई थिंक सो कुछ ऐसा नहीं कि मतलब गवर्नमेंट को स्टेप ये बहुत स्ट्रांग लेना चाहिए यहाँ पर। पहले तो ये जान लीजिए कि जो विज्ञापन जैसे आते हैं, विज्ञापन आपको सिखाते हैं कौन सा साबुन खरीदना, कौन सा तेल खरीदना, कौन सा आटा घर में लेकर आना, क्या चीज़ खाओगे, क्या पहनोगे। उन लोगों ने आपका दिमाग इस तरह से पकड़ा हुआ है कि वो घुमा रहे हैं आपको। उसी तरह से आपको क्या न्यूज़ देखनी है, आप कैसे देश के बारे में सोचोगे, वो न्यूज़ चैनल कर रहे हैं। इधर फिल्में जो है आपकी कल्चर क्या होगी, आपका लाइफस्टाइल क्या होगा, आप कैसे जियोगे, उसको लेकर के वो हमको सिखाने लग गए हैं। परिणाम ये हो गया कि हमारे छोटे से बच्चे भी गन उठा करके दूसरों को मारने लग गए, फांसी खेलने लग गए हैं, और किसी को किसी पे तरस नहीं आ रहा। और फिल्मों में भी जो भी दिखाया जा रहा है, क्रोध बढ़ाने वाला, हिंसा बढ़ाने वाला, सेक्स बढ़ाने वाला, लालच बढ़ाने वाला, मैंने ये महाराज जी देखिए, अब नेटफ्लिक्स खोल के तो देखिए, मतलब मैं नाम नहीं लेती पर मैं आपको ये बताती हूँ कि ऐसे ऐसे सीरियल्स हैं, मीनिंग उसमें इतनी गंदी अब्यूजेस हैं, जैसे कहते हैं गालियाँ, अब्यूजेस। मतलब व्हाट इज आवर कल्चर? कई बार मैं भी क्वेश्चन में आ जाती हूँ, इज दिस व्हाट आवर पेरेंट्स टॉट अस? नो, आई डोंट थिंक सो कि ये, बट लाइक आई फील कि जो हमें ये सारी चीजें ये बन रही है मूवीज एंड ऑल, उसमें खुलेआम गालियां, और बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, इतना वायलेंस है। तो वही मैं कहती हूँ कि सेंसर बोर्ड कर क्या रहा है? इस पे गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप अपनी आने वाली नस्लों को बिगाड़ रहे हैं। आपका घर बिगड़ रहा है, आपकी बेटियां, आपका परिवार, आपके बुजुर्गों की बुद्धि खराब हो रही है, आपका रिश्ता ही नहीं रह जाएंगे। हम शुगर डैडीज का और शुगर मॉम्स का जमाना आ गया। आपको पता है कि मैं इतनी कई बार मतलब आई गेट शॉक्ड समटाइम्स कि लाइक एक 60 साल का, 70 साल का भी आदमी, जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता था, इवन 90 में भी वो 19 इयर्स की लड़की से अफेयर चला रहा है, ये ऐसे कर रहा है। तो नाउ इट्स बिकम सो कैजुअल। शुगर मॉम्स, शुगर डैड्स, पैसा होना चाहिए। और लड़कियों, जैसे जो लड़कियां भी होती हैं, दे डोंट हैव एनी एथिक्स। दे सी अच्छा ये जो आदमी है ना, चलो बुढ़ा हो गया है या जो ओल्ड एज का हो गया है, पैसे वाला है, ये क्या करेगा, इसको तो फिजिकल नीड्स होंगी, तो लेट्स ल्योर देम विद फॉर द फिजिकल नीड, और पैसा खींचते रहो उससे। और आदमी भी बेवकूफ बन रहा है, वो कह रहा है आहा इस उम्र में भी मुझे इतनी यंग सी कोई मिल गई है, तो और शो ऑफ करता है। तो ये देखिए, ये हो रहा है हमारा कल्चर इंडिया का।
हाँ, लेकिन ये ज़्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि लौट कर के व्यक्ति को वहाँ आना पड़ेगा। जैसे फैशन बदलता है, पुराना फैशन फिर वापस आता है, ठीक उसी तरह से हमारी ये संस्कृति पूरी दुनिया में प्रभाव अपना छोड़ रही है, छोड़ेगी भी सही। आप देखिए कि वे लोग जो वेस्टर्न कल्चर वाले लोग हैं, एक शिखर पर पहुंचने के बाद फिर से वापस आ रहे हैं। उसी तरह से ये लोग भी बदलेंगे। लेकिन एक निवेदन मैं जरूर करूंगा सभी से कि हमारे यहाँ जो नाटक जो लिखे गए पुराने और जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, उनमें जो नायक होता था, हीरो, उसके संबंध में एक पूरा तरीका बताया गया है। इस तरह का होगा, ऐसे उसके विचार होने चाहिए, ऐसे चाल चलन होना चाहिए। आपने एक और चीज देखी होगी, दक्षिण भारत की जितनी फिल्में आ रही हैं उनको लोग ज्यादा देखने लग गए। हीरोज ज्यादा फेमस हो गए हैं और इतनी हिस्टोरिकल मूवीज बहुत अच्छी चलने लगी हैं, क्योंकि वो लोग जो गांव दिखा रहे हैं, वो भारत की संस्कृति दिखा रहे हैं। और इधर जो है बॉलीवुड वाले, बॉलीवुड ने तो बहुत बेड़ा घर कर दिया। उन्होंने पता नहीं वो कहाँ का क्या दिखा रहे हैं। उसके कारण जो है यहाँ वाले लोग वो 500 करोड़ लगाकर या 1000 करोड़ लगा के फिल्म बनाते हैं, उसको लोग नहीं देख रहे हैं, वो फेल हो रही है। और वो थोड़े पैसे लगा करके दक्षिण भारत वाला जो वहाँ की कल्चर को दिखा रहे हैं, वहाँ के खेत दिखा रहे हैं, वहाँ के खेतों में काम करती हुई हीरोइन दिखाई दे रही है, वो अपने जो है पुरानी परंपरा में जीते हुए, मंदिरों में जाते हुए लोग वो ट्रेडिशनल अपनी ड्रेस पहन करके और वो फिर वैसी शादी ब्याह कर रहे हैं, उसको लोग पसंद कर रहे हैं। तो इसलिए वो युग फिर लौट रहा है। मैं तो कह, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे आप देख रहे हैं प्रयागराज में भी कि कितने लोग, भीड़ आ रही है, लोगों को चलने की यहाँ जगह नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है लोगों के अंदर जोश तो बहुत है वापस सनातनी और वापस एक वही सिंपल कल्चर में अपना आने का। बट आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन कितना है इसमें, और आप लोग मतलब आगे आप क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं तो कहती हूँ हर जो महाराज जी हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो वो क्या कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं? मुझे लग रहा है काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन ला रहे हैं, पर आप बताइए कि और क्या योजना है कि जो आगे की जनरेशन आ रही है, जो ये भी जनरेशन बिगड़ रही है, उसको कैसे आप लोग को ठीक करने का और उसके अंदर वापस सही करने का योजना है आप लोग की? देखिए, हमारे देश में एक बड़ी परंपरा है, अद्भुत परंपरा है कि हम नदी को भी माँ कहते हैं, धरती को भी माँ कहते हैं, क्योंकि दुनिया में प्यार सिखाती है माँ। वहाँ से प्यार लेकर के कोई बच्चा पनपता है, वहीं से वो बढ़ता है। तो हम अपनी विद्या को भी माँ कहते हैं, हम गाय को भी माँ कहते हैं। तो ये जो माँ कहने की परंपरा का मतलब, हम बहुत प्रेम वाले लोग हैं। तो यहाँ से वो प्रेम का संदेश दिया जा रहा है कि आप पूरे संसार को प्रेम से बांधना चाहते हैं। हमारे यहाँ वैक्सीन भी बनी, तो 2-2 वैक्सीन हमारे यहाँ तैयार हुई, और पूरे इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन भारत में लगी। उस वैक्सीन के जो आपने देखा होगा कि उसके नीचे पर्ची में एक पंक्ति थी, एक लाइन लिखी हुई थी, सर्वे संतु निरामया, कि सब लोग निरोग रहें, दुनिया में किसी को रोग ना हो। ये कामना सिर्फ भारत की हो सकती है। इसलिए यहाँ से वो संदेश जाएगा कि दुनिया को प्रेम से रहना सिखाया जाए, दया करना सिखाया जाए। लोग रुपए पैसे को इतने ज़्यादा महत्व न दें कि रिश्ते भूल जाएं। लोगों को जीना आ जाए, वो सूरज के साथ जागें और सोएं। लोगों के अंदर वो चीज़ आ जाए कि वो सही खाना खाना सीख जाएं। ये फास्ट फूड के चक्कर में जो है अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें, और फिर वो अपने रिश्तों को ऐसा ख़राब ना कर लें कि तुम चले कहाँ थे और पहुँच कहाँ गए, और तुम्हारी ज़िंदगी में कि मैं अकेला हूँ और अकेला जी रहा हूँ, ना कोई मुझे समझ पाया, ना कोई मेरा हो पाया, दुनिया में अकेला होकर के ही जा रहा हूँ। तो वो निराशा वाली चीज़ें ना रहें दुनिया में। पर मैंने ये भी बहुत देखा है कि जो महात्मा संत हैं तो उनके अंदर एक बहुत तेज और बातें भी बहुत बहुत बढ़िया होती हैं, सब कुछ होती हैं। और कई उनके फॉलोअर्स हैं जो उनकी पद्धति अपनाते हैं और चेंज भी होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस भी बहुत होते हैं आप लोग के यहाँ। बट एक चीज़ मैंने ये भी देखी है कि अ, जैसे अब बोलना है ये कि बहुत पॉलिटिकली भी जैसे होता है ना, बहुत। आपको क्या लगता है कि एक संत को पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना चाहिए? देखिए, अच्छा आदमी कहीं भी जाएगा, हर अच्छे आदमी की हर जगह ज़रूरत है।
और अगर वो अच्छे लोग नहीं जाएंगे तो बुरे लोग आ जाएंगे, और बुरे लोग आ गए तो पावर गलत आदमियों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, देवताओं के हाथ में रहेगी, धरती स्वर्ग बनेगी। पर पॉलिटिक्स ना बहुत श्रूड बना देती है, पॉलिटिक्स बहुत एक वापस वही जगा देती है, एक लालच, पावर दिमाग में बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं कई बार। और हमने देखा भी तो है कितना, जो आप ये देखिए कितने, और मतलब खुद ही सबको पता है कि जितने कई बाबा रहे हैं कि उन्होंने फिर मिसयूज करना शुरू कर दिया। जैसे संत अच्छे वैसे वैसे चलते हैं, फिर उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, लीडर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, या बड़ी बड़ी बिजनेस के आगे पीछे वो हो जाते हैं, बिजनेस हाउसेस उनके पीछे वो भ्रष्ट होते जाते हैं। और धीरे धीरे फिर उनकी वही वही मीडिया ही है जो फिर वो निकालती है उनको, तो अब मतलब उनके सामने रखती है कि कैसे होता है। तो मैंने अपने आंखों से इतने अच्छे अच्छे संतों को प्रॉब्लम्स में भी देखा है, भ्रष्ट होते हुए भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि जो संत है और जो पॉलिटिक्स है वो अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि फेम या पावर आते ही कुछ अजीब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, प्रश्न तो ये है कि हमारे ऊपर राज कौन करें, हमारे ऊपर अच्छे लोग राज करें या गलत लोग राज करें। अगर अच्छे लोग राज करने चाहिए तो उनको अच्छे लोगों को बिगड़ने की संभावना जरूर रहती है, लेकिन वो फिर भी औरों की अपेक्षा कम बिगड़ेंगे। और बिगड़ेंगे तो है ही ना, तो बस ये फिर एक नियम और है कि क्रिकेट खेलना चाहते, फुटबॉल के नियम से तो खेला नहीं जा सकता, क्रिकेट के नियम से खेला जाएगा। इसलिए राजनीति में कहीं आदमी को चालाक होना पड़ता है, कहीं नरम होना पड़ता है, कहीं कठोर बनना पड़ता है, कहीं उसको जो है वो कूटनीति, डिप्लोमेसी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो वो भी चाहिए जीवन के लिए, क्योंकि सुधार करना है। और जैसे जैसे लोग हैं, कांटे से कांटा निकाला जाएगा, कांटे से कांटा निकालकर दोनों ही कांटे फेंकने पड़ेंगे। पर महाराज जी फिर ये ऑपोजिट नहीं हो जाता कि यहाँ आप लोग टीच कर रहे हैं काइंडनेस, दया और कि एक्सेप्टेंस, ठीक है, और बहुत एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस सिखा रहे हैं, और जब कोई भी एक महाराज को पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाता है काफ़ी, कि भाई बहुत सारी चीज़ें जो पॉलिटिकली इन्वॉल्व कर देती हैं उन्हें, तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, वो अपने लिए बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, चाहे वो अभी भी वही प्रवचन दे रहा है, पर हो बहुत डिफरेंट जाता है। तो फिर उसको कह देते हैं अब इसमें वो बात नहीं रही। तो अब मुझे इसमें थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें वो जो संत है उसको क्या निर्णय लेना चाहिए, और उसको पब्लिक, अपनी पब्लिक इमेज जो होती है, या फिर पब्लिक इमेज नहीं जिसमें लोग उसके रियल ये बोलें कि हाँ आज इंडिया को इस तरह का हमें संत चाहिए जो वॉट एवर ही प्रीचेस ही प्रैक्टिस। देखिए, मैं इसके लिए तो यही कहूँगा कि अभी हमारे पास आदित्यनाथ योगी एक मुख्यमंत्री हैं, और 40 करोड़ लोग जो दुनिया के किसी देश में भी इतने नहीं होंगे, उससे भी कहीं अधिक यहाँ, मतलब अमेरिका जैसे देश में भी इतनी संख्या नहीं है, 35 करोड़ वहाँ है, उससे ज़्यादा संख्या वाले लोग यहाँ हैं, और सबका इतना बड़ा प्रबंध करना। और फिर वो एक तरफ जो है बहुत दयालु भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ कठोर हैं, बुलडोजर लेकर खड़े हो जाते हैं। और एक तरफ आप देखिए कि जहाँ दुष्ट लोगों के पाँव में गोली भी मारी जा रही है, तो वो किस लिए गोली लग रही है कि बहुत सारे परिवार बचाने हैं, बहुत दुनिया बचानी है, बहन बेटियां बचानी है, दूसरों के घर लूटते हुए लोगों से उनकी को बचाना है कि वो लोग वहाँ जाके लूट मार ना करें। तो वहाँ उनको वो रूप करना पड़ेगा। अब वो वहाँ निर्दयी नहीं है, वो दयालु हैं कि समाज को बचा रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर जो है अगर दयालु है तो दया वो इसी रूप में करेगा कि कट करके बीमारी को निकाले, और अगर वो ऐसी दया करे कि नहीं मेरा बेटा इसको तकलीफ ना हो जाए
तो वो महाराज जी आपने सचमुच बहुत अच्छा। और यहाँ पर इंडिया में संतों की ही जरूरत है। जिस तरह से सब चल रहा है, मुझे लगता है कि जो आगे के जो लीडर्स होंगे वो एक संत ही होंगे, क्योंकि वो ही एक दिशा दिखा पाएंगे। और तब जब दिशा मिलेगी तब फिर हमें लगता है कि जो एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मुझे लगता है कि इंडिया का जो सनातन है और इंडिया का जो आगे बहुत अच्छा उत्थान दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और बट एक संत ही हाथ पकड़ के ले जाएगा तभी ठीक रहेगा। आपके क्या विचार है? आने वाला समय देखिए अच्छे लोगों का ही समय है, और दुनिया को जो लीड करेंगे वो जितने बेहतरीन लोग होंगे। और एक नियम है, कहते हैं राजकारी गर्मी की, दुकानदारी नरमी की, और दलाली बेशर्मी की। कि राजा होगा जितना कठोर होगा उतना बढ़िया शासन चलेगा, और व्यापारी जितना नर्म रहेगा उतना बढ़िया व्यापार चलेगा, और जो दलाली का काम करता है उसको शर्म में छोड़नी पड़ेगी, तब जाके उसका काम चलेगा। तो इसलिए जो अब लोग आ रहे हैं उनका भी हृदय रोता है कि उनको भी तकलीफ होती है, किसी को तकलीफ देते हुए या कष्ट पहुंचाते हुए, बुरे आदमी को हटाते हुए। लेकिन वो एक तरफ ये देखते हैं कि एक आदमी को छोटी सी सर्जरी करके पूरा शरीर बचाना है, कुछ लोगों को दंडित करके आप पूरे समाज को बचा रहे हैं। तो ऐसे जो डॉक्टर हैं वो संत ही हो सकते हैं। तो मतलब अब वैसे भी दर्शकों से मैं बोलती हूँ कि एक चीज तो निश्चय है, महाभारत का युद्ध तो होना है धर्म की स्थापना के लिए। ये जो 5 साल है, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, उन्होंने सबने ही ये प्रिडिक्ट कर रखा है, ये 5 साल में धर्म की स्थापना तभी होगी जब एक बहुत बड़ा कहते हैं अशांति आएगी, एक युद्ध आएगा, उसके बाद ही धर्म की स्थापना होगी। तब अच्छे लोग अलग दिखेंगे और जितनी भी बुराइयां वो कटेंगी। तो आप भी यही बोल रहे हैं, आप भी यही बोल रहे हैं कि उस चीज को काटने के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा। मौसम बदलने के लिए आंधी आना बहुत जरूरी होता है, और क्रांति के साथ ही शांति आया करती है। और आने वाले समय में बहुत बड़ी क्रांति आएगी। और प्रयागराज में तो संक्रांति के साथ ही प्रयागराज शुरू हुआ है, तो इसलिए निश्चित रूप से आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। और आने वाला समय भारत का है, आने वाला समय सनातन संस्कृति का है। अच्छे लोगों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा होना चाहिए और अपनी अपनी मैं को छोड़कर एक हो जाना चाहिए, और आने वाले समय के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे प्रश्न किए गए, ऐसा लग रहा था कि जैसे घर में बैठे हुए कुछ अपने लोग आपस में बात कर रहे हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे वो सभी के अंदर होते हैं, तो आपसे एक कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छे संत से जब हम ये प्रश्न पूछते हैं और उनका अच्छा जवाब मिलता है, हमारे मन को शांति मिलती है और हमें लगता है कि हाँ, हमारा फ्यूचर किसी एक अच्छे संतों के हाथों में ही रहेगा और हमारा भारत का उत्थान होगा। जय हिंद।